मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैं द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एवं वस्तुनिष्ठ समीकरण। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एवं विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस की उदात्त अवधारणा, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा का सिद्धांत, कॉलेज का कल्पना सिद्धांत, मैथ्यू अर्नल के काव्य सिद्धांत। इन पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एवं वस्तुनिष्ठ समीकरण। अगर एमए की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें जिस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो प्रश्न आपके जो दे रखे हैं, टी.एस. इलियट के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इनका हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा है उसकी विस्तृत चर्चा कीजिए। और आगे क्या प्रश्न बन सकते हैं इनसे, टी.एस. इलियट के प्रमुख सिद्धांतों का नामोल्लेख करते हुए पाश्चात्य काव्यशास्त्र में उनका स्थान निर्धारित कीजिए, या टी.एस. इलियट के प्रमुख सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए, या ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाए। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र समीक्षा को प्रभावित करने वाले विचारकों में टी.एस. इलियट का अपना अलग ही महत्व है। यह भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक समीक्षक रहे हैं। उन्होंने 20वीं शताब्दी में अपने पूर्ववर्ती समीक्षकों एवं साहित्यकारों के प्रभावों को स्वीकार करते हुए अपनी मौलिक मान्यताएं स्थापित की। अर्थात जो 20वीं शताब्दी में इनसे पूर्व समीक्षक रहे हैं, उनके जो मत हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार किया और उनको स्वीकार करते हुए अपने खुद के मत अलग से रखे। गहरे विरोध एवं व्यापक प्रभाव वाले समीक्षक होने के कारण उन्हें विवादास्पद पाश्चात्य समीक्षक कहा जाता है। समीक्षक की दृष्टि से अरस्तु इलियट के आदर्श रहे हैं। जो अरस्तु रहे इलियट, अगर समीक्षक के तौर पर जो इलियट अपने आदर्श रूप में किसी को देखते हैं तो वहाँ है अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य हैं और सिकंदर के गुरु हैं। थोड़ी अरस्तु के बारे में फिर से चर्चा कर ली जाए, जिसे प्लेटो अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहता था, वही अरस्तु इलियट के आदर्श हैं। साथ ही टी.ई. ह्यूम की क्लासिकवाद, इजरा पाउंड के काव्य संबंधी नवीन सिद्धांतों तथा मस्मे के प्रतीकवाद का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सारे प्रभावों का समन्वय करके अपने काव्य सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इलियट एक प्रयोगवादी कवि थे। हिंदी के प्रयोगवादी कवियों पर उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। तो जो इलियट थे वह एक प्रयोगवादी कवि थे, और जो अपने हिंदी साहित्य में देखते हैं तो आगे जो भारतेंदु युग के बाद प्रयोगवाद का व्यवहारा आती है या प्रयोगवाद युग आता है, तो उनमें के जो कवि हैं कहीं ना कहीं उन पर टी.एस. इलियट का गहरा प्रभाव दिखता है। टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टीयर्स इलियट, इनका जन्म 26 सितंबर 1888 में सेंट लुइस में अमेरिका में हुआ था। इनकी शिक्षा पेरिस और लंदन में हुई है। वे बाद में लंदन में बस गए थे। सन 1965 में इनका निधन हुआ। 1888 में इनका जन्म होता है और 1965 में इनका निधन होता है। इलियट ने संस्कृत और पाली भाषा एवं साहित्य का भी अध्ययन किया था। इलियट ऐसे कवि रहे हैं, ऐसे समीक्षक रहे हैं जिन्होंने संस्कृत एवं पाली दोनों भाषा का गहन अध्ययन किया था। 1984 में इलियट को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक ऐसे महान समीक्षक जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1984 में। इलियट, और यही नोबेल जिसकी शुरुआत 1901 से चालू होती है। इलियट 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठतम कवियों में गिने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने किसी समीक्षा ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया, तथापि उनके समीक्षा संबंधी विचारों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इलियट आलोचना को निजी कार्यशाला का उपजात मानते हैं और उनकी समीक्षा सृजन पक्ष के साथ जुड़ी हुई है। इसी के संदर्भ में आइए पढ़ते हैं प्रमुख मुख्य हेडिंग, परंपरा की परिकल्पना और वैयक्तिकता प्रज्ञा। इसके संदर्भ में टी.एस. इलियट अपना मत रखते हुए क्या लिखते हैं, स्वच्छंदतावादी कवि की प्रतिभा और अंतः प्रेरणा को ही काव्य सृजन का मूल्य मानकर प्रतिभा को दैवी गुण स्वीकार करते थे। टी.एस. इलियट मानते थे कि कवि की प्रतिभा अंतः प्रेरणा होती है और उसी के कारण एक कवि काव्य सृजन करता है, और जो प्रतिभा को यह दैवी गुण मानते थे। इसे ही वैयक्तिक काव्य का सिद्धांत कहा गया, और इनका ये जो मत था इसी को इन्होंने वैयक्तिक सिद्धांत कहा। इस मान्यता को इलियट ने अपने निबंध परंपरा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा में अस्वीकार किया। इस मान्यता को इलियट ने अपने निबंध परंपरा एवं वैयक्तिक प्रज्ञा इसमें अस्वीकार किया। उसने परंपरा का भी महत्व स्वीकार किया और कहा, परंपरा के अभाव में कवि छाया मात्र है और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वे परंपरा का
अंधानुकरण न मानकर साहित्य के प्रभाव के साथ जुड़ना तथा ऐतिहासिक चेतना और उसके ज्ञान को मानते हैं। एलियट के अनुसार परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। परंपरा को छोड़ देने से हम वर्तमान को भी छोड़ देंगे। परंपरा के संदर्भ में एलियट लिखते हैं कि परंपरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु चीज है, अतः इसका त्याग हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम इसका त्याग करते हैं, यदि हम इसे छोड़ देते हैं, तो ये जान लीजिए ऐसा माना जा सकता है कि हम अपने वर्तमान को हमेशा के लिए त्याग देंगे। यह एलियट का मानना होता है परंपरा के संदर्भ में। परंपरा को महत्वपूर्ण बताते हुए वह लिखते हैं। एलियट का परंपरा से तात्पर्य क्या है, तो इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों, धार्मिक कृत्यों से लेकर नवागंतुक को अभिवादन करने से स्वीकृत तर्कों से है, जो एक स्थान में रहने वाले एक समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। अर्थात यहाँ पे इनका परंपरा से संदर्भ यही है, जो रीति रिवाज में हमारी परंपराएं चली आती हैं, उसी का तात्पर्य यहाँ पर परंपरा से टी.एस. एलियट ने बताया है। व्याख्यात्मक दृष्टि से परंपरा के बारे में नजर डालें तो क्या कहते हैं, एलियट परंपरा को महत्वपूर्ण तत्व इतिहास बोध को मानते हैं। एलियट परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व इतिहास को बोध को मानते हैं। जो परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व है वह इतिहास के ज्ञान को मानते हैं। परंपरा से उनका तात्पर्य अंधानुकरण नहीं और न ही प्राचीन रूढ़ियों का, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हो, मूक अनुमोदन है, परंतु परंपरा प्राचीन काल के साहित्य धारणाओं का सम्यक बोध ही है। वे परंपरा से ज्ञान प्राप्त का अर्जन और उसके विकास के पक्षधर हैं। यही परंपरा का गत्यात्मक स्वरूप है। आग्रह इस बात का होना चाहिए कि कवि को अतीत की चेतना का विकास अथवा अर्जन करना चाहिए, फिर जीवन भर इस चेतना को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में लिखते हुए कवि कहते हैं, एलियट परंपरा का संबंध संस्कृति से मानते हैं। एलियट का मानना है कि जो यह परंपरा है वह कहीं न कहीं संस्कृति से विकसित हुई है और इसकी परंपरा वह संस्कृति से ही मानते हैं। संस्कृति में किसी जाति या समुदाय के जीवन, कला, दर्शन, साहित्य आदि के उत्कृष्ट अंग सन्निविष्ट होते हैं। और यह कहते हैं जो संस्कृति होती है उसमें किसी जाति, समुदाय या जीवन के समस्त अंगों का उनके उत्कृष्ट अंग सन्निविष्ट होते हैं, उसमें निहित होते हैं। संस्कृति में एक प्रकार का नैरंतर्य रहता है। उसकी प्राप्ति के लिए अतीत को प्रयत्नपूर्वक जानना जरूरी है। उसकी प्राप्ति के लिए एक जो नैरंतर होता है संस्कृति में, उसे प्राप्त करने के लिए अतीत को प्रयत्नपूर्वक जानना जरूरी है, जानना आवश्यक है। ऐसा परंपरा और संस्कृति अनुसार में संस्कृति के संदर्भ में टी.एस. एलियट लिखते हैं। वस्तुतः अतीत के आलोक में ही वर्तमान के स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और कहते हैं कि अतीत अर्थात जो भूतकाल है, भूतकाल के आलोक में ही, भूतकाल के चमक में ही कहीं ना कहीं वर्तमान को खोजा जा सकता है, वर्तमान के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रकार से अतीत ही वर्तमान का दिशा निर्देशन करता है। और अतीत कहते हैं कि एक प्रकार से अतीत ही जिस तरीके से भूतकाल होगा उसी तरीके से वर्तमान काल भी आगे होगा। इसलिए कहते हैं कि एक तरीके से कि अतीत काल ही हमारे वर्तमान का निर्देशन करता है, दिशा निर्देशन करता है। अतीत और वर्तमान परस्पर पूरक हैं और यह कहते हैं कि जो अतीत और वर्तमान है वो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। परंपरा रूढ़ि नहीं। आगे क्या कहते हैं, परंपरा रूढ़ि नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या समझाना चाहते हैं कवि। एलियट का परंपरा सिद्धांत ना तो रूढ़ि पालन है और ना मौलिकता का विरोधी है। जो इनका परंपरा सिद्धांत है ना ही रूढ़ि पालन है कि जो पहले से रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं उस पर लगातार उसी पर कार्य करना रूढ़ि नहीं है, और ना ही मौलिकता का विरोधी, और ना ही जो मौलिक अधिकार है, योग्य है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके खिलाफ है, ना ही उसके विरोधी है, ना ही पूरी तरीके से उसके पक्ष में है। रूढ़ि पालन से तो साहित्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और ये कहते हैं कि जो रूढ़ि पालन से, आडंबरों से, उनका पालन करने से जो साहित्य होता है उस साहित्य में अवरुद्ध प्रकट हो जाता है। परंपरा गतिशील चेतना, चिरगतिशील सृजनात्मक संभावनाओं की समष्टि है। परंपरा क्या कहते हैं कि परंपरा जो है वह गतिशील चेतना, चिरगतिशील सृजनात्मक संभावनाओं की एक समष्टि है। परंपरा जहां हमें नवीन का मूल्यांकन करने का निष्कर्ष प्रदान करती है, वहीं प्राचीनता के विकास के साथ साथ मौलिकता का सृजन भी कराती है। इस कारण वे सृजनात्मक विकास के लिए अतीत में वर्तमान श्रेष्ठ तत्वों का बोध अनिवार्य मानते हैं। परंपरा ज्ञान से क्या लाभ होता है, उसके संदर्भ में कवि क्या लिखते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। परंपरा के संदर्भ में कवि बताते हैं कि परंपरा से साहित्यकार को दो लाभ होते हैं। उनमें जो मुख्य है वो क्या है, कृति में मौलिकता लाने हेतु क्या किया जा सकता है और उसे क्या करना चाहिए, वह जो कुछ कर रहा है उसका मूल्य क्या है। इस प्रकार परंपरा ज्ञान द्वारा साहित्यकार को कर्तव्य बोध और मूल्यों का साहित्यिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महत्व, एलियट का परंपरा सिद्धांत ना तो रूढ़ि पालन है और ना मौलिकता का विरोधी है।
परंपरावादी होने का अर्थ है कला तथा साहित्य की पूर्ववर्ती धाराओं से अवगत होकर कला अथवा साहित्य का सर्जन करना। परंपरा का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो परंपरा वही है जो बीते समय से या पूर्वजों द्वारा चली आ रही है, उसी को लगातार वर्तमान में भी अतीत से चली आ रही कथा वस्तु को वर्तमान में दोहराते रहना और साथ में आने वाली भविष्य में भी दोहराना। शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं यही है परंपरा। और उसे साहित्य के इतिहास, साहित्य के शब्दों में लेते हैं तो यह कहते हैं कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने साहित्य में अब तक अपनी कथा वस्तु में रखा, अपने कथानक में रखा, अपने काव्य सिद्धांत में रखा, उसी पर लगातार कार्य करना ही एलियट के द्वारा परंपरा कहलाया है। आगे, परंपरा ज्ञान एवं निर्वाह के लिए कलाकार के लिए विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा रहती है। और कहते हैं परंपरा ज्ञान एवं निर्वाह के लिए, जो परंपरा का है, परंपरा का ज्ञान और परंपरा को निर्वाह करने के लिए जो कलाकार है उसे विस्तृत अर्थात व्यापक तौर पर उसकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। आगे, परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा का अर्थ है कला तथा काव्य की प्रमुख धाराओं के चले आते स्वरूप का ज्ञान। परंपरा का अर्थ यहाँ पर कभी वही बताते हैं कि परंपरा का अर्थ वही है जो पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा, पूर्ववर्ती समीक्षकों द्वारा चला आ रहा काव्य सिद्धांत है, उसी के स्वरूप का निर्धारण करते आगे रचना करना, वही है परंपरा। परंपरा से ज्ञान का विस्तार होता है। आगे कभी कहता है कि जो परंपरा है, परंपरा से ज्ञान विस्तार होता है कि जो पूर्ववर्ती परंपरा हमसे चली आ रही है कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डेवलप होती विकसित चली जाएगी और उससे ज्ञान का विस्तार होगा। परंपरा द्वारा अतीत और वर्तमान में जुड़ाव होता है जिसमें कलाकार को मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है। और परंपरा से क्या होता है? परंपरा से अतीत और वर्तमान का जुड़ाव होता है कि जो परंपरा हमारी अतीत से चली आ रही है आज भी उसे वर्तमान में निभाना कहीं ना कहीं दो अतीत और वर्तमान को पूरी तरीके से जोड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से कलाकार भूमिका निभानी होती है, जिसे निभानी होती है वह होता है कलाकार। अब मुख्य पाठ जिस पर पूरी तरीके से चर्चा करनी है वह है अव्यक्तिवाद या निर्वैयिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन टीएस एलियट ने किया है। एलियट के अनुसार कलाकार की दो भूमिकाएं होती हैं, वह परंपरा से कुछ लेता है और परंपरा को कुछ देता है। इस प्रक्रिया में परंपरा से लेने के लिए कलाकार को आत्म अवसान या कुछ त्याग करना पड़ता है, या यह भी कहा जा सकता है कि उसने अपने व्यक्तित्व बोध का किंचित तिरस्कार करना होता है। यह होता है निर्वैयिकता, जिसमें परंपरा से कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। कलाकार की उन्नति का आधार व्यक्तित्व विरहित होना और व्यक्तित्व का परित्याग ही है। कलाकार ये कहते हैं कि अगर कलाकार उन्नति चाहता है तो उसका मूल्य आधार यही है कि कलाकार को अपने व्यक्तित्व से विरहित होना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व का परित्याग करना पड़ेगा। कला के क्षेत्र में यह प्रक्रिया ही निर्वैयिकताकरण की प्रक्रिया कहलाई जाती है और यही प्रक्रिया निर्वैयिकताकरण कहलाती है। अगर सीधे शाब्दिक अर्थों में से इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या है निर्वैयिकताकरण? तो निर्वैयिकताकरण में एक कलाकार को, एक साहित्यकार को एक कलाकार की उन्नति का आधार, अगर उन्नति पाना है तो उसे मूलभूत से आधार रूप जो कहें तो उसे अपने व्यक्तित्व से विरहित रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को त्यागना पड़ेगा। यही है निर्वैयिकता। यही निर्वैयिकता की प्रक्रिया कही जाती है, जिसमें कलाकार में व्यक्तित्व का अनवरत रूप से अवसान होता है। जो अब तक चला आता है उसका व्यक्तित्व, उसका अवसान हो जाता है। अवसान मतलब समापन हो जाता है, क्योंकि एलियट परंपरा से अधिकाधिक मात्रा में ग्रहण की बात स्वीकार की जाती है। अतः उसकी दृष्टि में श्रेष्ठ काव्य सृजन के लिए निर्वैयिकतावाद महत्वपूर्ण है। और इसी के कारण यह बताते हैं यदि एक व्यक्ति, एक सृजनकर्ता अपने निर्वैयिकतावाद को फॉलो करता है, निर्वैयिकतावाद को मानता है, तो वह जाहिर सी बात है अपने लेखन के आधार पर उन्नति पर पहुंचेगा और चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकेगा। और यह इसमें काव्य सृजन में निर्वैयिकतावाद को टीएस एलियट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। परंपरा से प्राप्त श्रेष्ठ तत्वों का सृजन में प्रयोग, सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से आए तत्वों का प्रयोग कवि कलाकार के व्यक्तिक संवेदों पर अंकुश ही लगाता है या कलाकार के व्यक्तित्व का बलिदान चाहता है, तभी श्रेष्ठ काव्य जन्म ले सकता है। आगे फिर से वही पंक्तियों में वही दोहराते हैं कि यदि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का त्याग करता है तो एक काव्य सृजन में चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकता है। आगे लाइन क्या कहते हैं? पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन बट ऑन escape फ्रॉम इमोशन. It is not expression of personality but on escape from personality. एलियट काव्य में कवि व्यक्तित्व को महत्व नहीं देता। उसकी धारणा अनुसार कविता इसलिए महान नहीं होती क्योंकि उसमें कवि व्यक्तित्व का आरोपण है, अथवा कवि ने उसमें कोई महान व्यक्तित्व संदेश दिया है, महान उद्भावना की है। वरन कविता इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसमें रचनाकार का निस्पृह मस्तिष्क कार्य करता है, जो विशिष्ट एवं विभिन्न भावनाओं को स्वच्छंदता पूर्वक बिना किसी पूर्वाग्रह अथवा दुराग्रह को मिश्रण करके एक नवीन सृजन करता है। रचना की इसी निर्वैयिकता को निष्प्रहता तथा तटस्थता के महत्वपूर्ण मानने के कारण उसने लिखा है कि बट द मोर परफेक्ट इज
artist, but the more perfect is artist, the more complete is separate in him will be the man who suffers and the mind which it creates. जितना अधिक कलाकार पूर्ण होगा उतना ही अधिक कलाकार उसके सृजन संलग्न आक्रांत मन में पृथकत्व होगा। निर्वैयक्तिकता के रूप टी.एस. एलियट ने जो बताया उस पर चर्चा करते हैं। निर्वैयक्तिकता के रूप कवि टी.एस. एलियट ने दो प्रकार से स्वीकार किए हैं, जिनमें एक है पहला प्राकृतिक जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए होती है, और दूसरा होता है प्रौढ़ कलाकारों द्वारा उपलब्ध निर्वैयक्तिकता। अब एलियट की मान्यता अनुसार प्रौढ़ कवि का व्यक्तिक अनुभव क्षेत्र भी निर्वैयक्तिकता ही होता है। कविता की निर्वैयक्तिकता के अनुसार कविता का जीवन स्वतंत्र है, वह उपयुक्त माध्यम कवि मस्तिष्क पाकर स्वयं अवतरित हो जाती है। इसी प्रकार कवि कविता लिखता नहीं है, वरन कविता स्वयं कवि के माध्यम से शब्द विधान द्वारा कागज पर उतर जाती है। वो क्या कहते हैं कि कोई कवि लिखने नहीं बैठता है, जबकि उसके मनोवेग जब कविता लिखने के लिए तेज होते हैं तो अपने आप कविता कागज ढूंढ लेती है और कागज पर उतरने के लिए तैयार हो जाती है। वह उत्पन्न होती है, उत्पन्न की नहीं जाती। और इसी प्रकार टी.एस. एलियट कहते हैं जो कविता है वह उत्पन्न की नहीं जाती, जबकि मानव हृदय द्वारा मानववेग द्वारा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। इसे उन्होंने कला प्रक्रिया माना, और उन्होंने इसे ही कला प्रक्रिया माना है, जिसे उन्होंने भावों की अपेक्षा कला प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना और कवि के सन्निवेश को अस्वीकार माना। समीक्षा के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं एलियट की निर्वैयक्तिकता की धारणा निभ्रांत नहीं है, क्योंकि स्वयं इन्होंने अपनी धारणा को अप्रौढ़ता का रूप कहा है। एलियट ने निर्वैयक्तिकता के दो रूप माने हैं, जो कि है वह जो कुशल शिल्पी के लिए प्राकृत होती है और वह जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध की जाती है। आगे यह दूसरी प्रकार की निर्वैयक्तिकता उसे प्रौढ़ कवि की होती है, जो अपने उत्कृष्ट व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में सफल होता है। अतः यह संकेत स्पष्ट है कि एलियट पहले कविता को कुशल शिल्पी का विधान मात्र मानते थे, परंतु बाद में निर्वैयक्तिकता का अर्थ प्रौढ़ कवि के निजी अनुभव की सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में माना है। उन्होंने भावों की उस अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान की है जो सर्वसामान्य के बन जाते हैं। अतः इन्होंने भावों की उस अतः कविता के संबंध में निर्वैयक्तिकता का अर्थ होगा कवि के भावों का सामान्यीकरण। कवि के अपने अनुभव कविता में व्यक्त होकर सर्वसामान्य के होते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण सिद्धांत में भी भाव की यही स्थिति मानी गई है। एलियट ने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का अर्थ व्यक्ति के संस्पर्श से रचित नहीं लिया जा सकता। एलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का अर्थ व्यक्तित्व के संस्पर्श से रचित नहीं लिया जा सकता। उनके द्वारा दिए गए कई संकेतों में से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके विचारों में व्यक्तित्व सापेक्ष की स्थिति उभर आएगी, क्योंकि उनका यह कथन विचारणीय है जब वो लिखते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि कवि अपने पात्रों को अपना कुछ अंश अवश्य प्रदान करता है, किंतु मैं यह भी विश्वास करता हूं कि वह अपने निर्मित पात्रों द्वारा स्वयं प्रभावित होता है। इस कथन में कवि के व्यक्तित्व और कलाकृति के आदान प्रदान का संस्पर्श की भावना सहज स्पष्ट है। आगे संवेदनशीलता का असाहचर्य। संवेदनशीलता का असाहचर्य। एलियट ने अनेक आलोचनात्मक मूल्यों की स्थापना की। संवेदनशीलता का असाहचर्य भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। एलियट का विचार है कि महान कवि और महान काव्य में भाव और विचार का, भावुकता और बौद्धिकता का, वैयक्तिकता और परंपरा का, समकालिकता और शाश्वतता का समन्वय रहता है। इनमें से किसी एक पक्ष के कमजोर पड़ने या उपेक्षित होने पर काव्योत्कर्ष खंडित होता है। कार्लिच के समान एलियट भी काव्य में विरोधी समन्वय का महत्व स्वीकार करते हैं, किंतु दोनों में थोड़ा बहुत भेद है। सामान्य व्यवहार में मन का संबंध बौद्धिकता और संवेदनशीलता का संबंध सहृदयता या भावुकता से जोड़ा जाता है। एलियट की आलोचनात्मक शब्दावली में कवि का मन और संवेदनशीलता अर्थात बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष अभिन्न है। कवि के संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों में भेद मानना असंगत है, क्योंकि कवि के सर्जनात्मक व्यक्तित्व में मन और इंद्रियां, विचार और भाव, बुद्धि और हृदय परस्पर मिले रहते हैं। एलियट भाव और विचार के इस साहचर्य को विचार का प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध अथवा संवेदन में विचार का रूपांतरण कहते हैं। तात्पर्य की संवेदनशीलता न तो केवल भाव है और न केवल विचार, दोनों का एकीभूत रूप है। जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य में अपक्षय और हास हो जाता है। इसी को एलियट संवेदनशीलता का असाहचर्य मानते हैं। संवेदनशीलता के असाहचर्य का संबंध किसी विशेष युग या व्यक्ति से में नियत नहीं है,
कहीं के साहित्य का कोई युग ऐसा नहीं रहा जिसमें एकीभूत संवेदनशीलता रही हो अथवा संवेदनशीलता का असाहचर्य ही रहा हो। युग की बात तो छोड़ दें, व्यक्ति में भी इनकी नियत स्थिति नहीं पाई जाती। संवेदनशीलता के असाहचर्य के सिद्धांत के लिए एलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रेमी द मुर्मो के आभारी हैं। अंतर यह है कि मुर्मो ने केवल एक व्यक्ति लोफोर के संदर्भ में संवेदनशीलता के असाहचर्य की बात कही थी। एलियट ने अंग्रेजी साहित्य के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। वस्तुनिष्ठ समीकरण। कवि जब काव्य रचना में प्रवृत्त होता है तब वह अनेकों भाव, संवेगों एवं विचार उसके मन में उभरते चलते हैं। आगे फिर से वस्तुनिष्ठ समीकरण की बात करें तो क्या कहते हैं, जब एक कवि अपने काव्य सृजन के दौरान बैठता है तो उसके मन में कई मनोभाव उभरते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिसका सम्मिश्रण या विलयन हो जाता है और इन्हीं विचारों का उसके मन में सब विलयन हो जाता है, सब मिल जाता है। पर तब सब होते तो अमूर्त ही हैं। इन अमूर्त भावों को कैसे संप्रेषण योग्य बनाया जाए और भावों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका समाधान इलियट ने अपने निबंध हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में करते हुए वस्तुनिष्ठ समीकरण की रचना की चर्चा की है। उनके अनुसार वस्तुओं, स्थितियों और घटनाओं की श्रृंखला को इस ढंग से संयोजित करना कि वह विशिष्ट संवेगों से संबंध होकर अभिव्यक्त हो सके अथवा ये बाह्य वस्तुएं विशिष्ट संवेगों को तुरंत आहूत कर सकें। इसी प्रकार ऐसी वस्तु संघटना स्थिति अथवा घटना श्रृंखला प्रस्तुत की जाए जो उस नाटकीय भाव का सूत्र हो, ताकि ज्यों ही वे बाह्य वस्तुएं जिनका पर्यावसन मूर्त मानस अनुभव में हो प्रस्तुत की जाए, क्यों ही भाव उद्बुद्ध हो जाए। संक्षेप में एलियट के वस्तुनिष्ठ समीकरण को इस रूप में परखा जा सकता है। भाव, विचार, संवेदना तो अमूर्त ही होते हैं। उनकी यथार्थ अभिव्यक्ति किसी मूर्त वस्तु की सहायता से ही संभव है। किसी भी वस्तु से किसी भी भाव की अभिव्यक्ति करना सहज नहीं होता। अतः अभिव्यक्त भाव और वस्तु के साधर्म्य या सादृश्य संबंध अपेक्षित है, तभी उस वस्तु के माध्यम से अभिप्रेत भाव का सही संप्रेषण हो सकता है और यह संप्रेषण सीधा भावक के मन में समाता चला जाता है। किसी मूर्त विधान का कोई निश्चित रूप या प्रकार नहीं होता, यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे प्रकृति से संबंधित घटना या परिस्थिति के रूप में। इस प्रकार एलियट के अनुसार नाटककार या कवि अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति हेतु किसी घटना, किसी परिस्थिति, किसी दृश्य को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उनका यह सिद्धांत वस्तुनिष्ठ समीकरण भारतीय रस सिद्धांत के विभावना व्यवहार के समकक्ष ठहरता है, क्योंकि विभाव ही भावाभिव्यक्ति का प्रबल साधन है। एलियट का मूर्त विधान भाव के उद्बोधन मात्र तक सीमित है, वहीं रस सिद्धांत के उद्बोधन का ही नहीं, उपचय वृद्धि का भी महत्व स्वीकार करता है। आगे एक प्रमुख चर्चा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एलियट का क्या स्थान है, उस पर चर्चा करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एलियट का स्थान। कविता और समीक्षा दोनों ही क्षेत्र में एलियट आधुनिकता के प्रस्थान बिंदु हैं। कविता और समीक्षा दोनों ही क्षेत्र में जो एलियट रहे हैं वो अपने प्रस्थान बिंदु रहे हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व ने न केवल अंग्रेजी साहित्य पर बल्कि विश्व साहित्य पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एलियट ने आलोचना पर तो कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा है और न कोई नियम गढ़ा है, न कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया है और न कोई संप्रदाय स्थापित किया है। फिर भी उनकी उक्तियों की सारवत्ता और शक्तिमत्ता ने अंग्रेजी आलोचनाओं की दिशा बदल दी है। उन्होंने खुद तो ऐसे कुछ काव्य नहीं लिखे, लेकिन उनकी जो सारवत्ता थी, शक्तिमत्ता थी, उसने अंग्रेजी आलोचना की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी है। और यह कहना कठिन है कि भविष्य का इतिहासकार उनके कवि रूप को अधिक महत्व देगा या आलोचक रूप को। यह कहना बहुत मुश्किल है कि जो उनका भविष्य का जो इतिहासकार होगा उन्हें किस रूप में देखेगा, एक कवि के रूप में या एक आलोचक के रूप में। एलियट पर प्रभाव अपने आलोचकों का है, किंतु किसी का भी उन्होंने पूर्णतः अनुगमन नहीं किया। भाषा प्रयोग में एलियट बेहद सतर्क हैं। स्पष्टता और शब्द अर्थ का पूर्ण सामंजस्य उन्हें अत्यंत काम्य है। दांते ने जिन भाषा गुणों की प्रशंसा की है वे उनमें भी विद्यमान है, अर्थात दांते ने जिन भाषा गुणों की चर्चा की है वह कहीं ना कहीं एलियट में भी पूरी तरीके से विद्यमान है। उदाहरणार्थ शब्द प्रयोग में चरम मितव्ययिता, रूपक, उपमा, शाब्दिक सौंदर्य और लालित्य में परम संयम एलियट की दृष्टि में भाषा की पूर्णता के सर्वोच्च निदर्शन दाते हैं। स्वभावतः उनके गुणों को एलियट ने अनुकरणीय माना है और अपनी भाषा में ही
আহিत करने का प्रयास भी किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इलियट को इसमें भरपूर सफलता भी मिली है। इलियट की भाषा चाहे गद्य की हो या पद्य की अत्यंत स्वच्छ, सटीक, प्रसन्न एवं प्रांजल रही है। उसमें अलंकरण नहीं है। फिर भी आधुनिक जीवन की जटिलता की उपयुक्त भाषा में जो सूक्ष्मता और व्यंजकता होनी चाहिए वह इलियट की भाषा में अपनी पराकाष्ठा पर विद्यमान मिली है। अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात कॉलरिज ने किया था। ऑर्नल ने उसे आगे बढ़ाया, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कॉलरिज की पकड़ और अंतर्दृष्टि नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे कायम रखा। व्यवहारिक आलोचना को दृढ़भूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इलियट को जाता है। कहीं कहीं व्यक्तिगत धारणाओं से अविल होने पर भी उनकी आलोचना में जो तल स्पर्शिता तथा सार ग्रहिता वह विरल है। उसकी व्यापकता भी श्लाघ्य है। अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी साहित्यों के प्रमुख कवियों का पुनर्मूल्यांकन कर इलियट ने अपने साहित्यिक सार्वभौमता के सिद्धांत को व्यवहार में परिणत किया है। इलियट के निर्वैयिकता का सिद्धांत, एक बार इस पर प्रमुख रूप से फिर से विस्तार से चर्चा की ली जाए। इलियट का निर्वैयिकता का सिद्धांत इलियट का एक प्रमुख सिद्धांत है। साहित्य जगत में यह मान्यता रही है कि किसी भी रचनाकार का व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में झलकता है। पूरे साहित्य जगत में यह माना जाता है कि जब कोई साहित्यकार अपनी रचना करता है, अपना साहित्य लिखता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व, जो स्वयं का व्यक्तित्व होता है, वो उस काव्य में झलकता है। यानी वह अपनी व्यक्तिगत भावों, अनुभूतियों, रुचियों और अरुचियों का भी चित्रण काव्य में करता है। जो उसकी रुचि होती है, अरुचि होती है, सबका चित्रण वो अपने काव्य में करता है। लेकिन इलियट ने इस तथ्य को नकार दिया। या ऐसा साहित्य जगत में पूरा माना जाता था कि जो एक सृजनकर्ता होता है, वो अपने भावों को, अपने व्यक्तित्व को, कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व उस काव्य में झलकता है। ऐसा संपूर्ण साहित्य जगत में माना जाता है। लेकिन अगर मुख्यतः बात करें टी.एस. इलियट की, तो टी.एस. इलियट ने इस बात को नकारा है। पूरी तरह से उन्होंने इस बात को नकार दिया है। और टी.एस. इलियट का मानना है कि ना तो कविता में वैयक्तिकता रहती है और ना ही अभिव्यक्ति रहती है। इलियट काव्य सृजन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि वस्तुतः कवि के मस्तिष्क में अनगिनत भाव, अनुभूतियां, शब्दावलियां, बिंब आदि भरे रहते हैं और जब तक वे काव्य में व्यक्त नहीं हो जाते वही रहते हैं। किंतु जब वे घुल मिलकर कविता के रूप में व्यक्त हो जाते हैं तो उनका स्वरूप कुछ और हो ही जाता है। उन सब तत्वों के मिश्रण से जो नई वस्तु सृजित होती है वह अपने सभी घटक तत्वों से भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कवि के भाव, विचार, अनुभव, अनुभूतियों, बिंब एवं प्रतीक आदि अपने मूल रूप से मेल नहीं खाते। जिस प्रकार एक स्वादिष्ट चटनी में नमक, मिर्च, खटाई, पुदीना आदि न जाने कितने पदार्थ मिश्रित होते हैं, किंतु यदि हमसे पूछा जाए कि इस चटनी का स्वाद नमक जैसा है या मिर्च जैसा अथवा खटाई जैसा, तो इन सब प्रश्नों में से उत्तर एक ही होगा। उसका स्वाद इन सबसे भिन्न है। पर एक ऐसा नया स्वाद है जो इन सब में किसी एक में नहीं मिलता। यही बात कविता पर लागू होती है। कविता के घटक तत्व भाव, विचार, अनुभूति, अनुभव, बिंब, प्रतीक आदि सब कवि के निजी या वैयक्तिक होते हैं, किंतु जब वे कविता के रूप में परिणत हो जाते हैं तो उनका न तो पिछला स्वाद ही रहता है और न ही पिछला संबंध। दूसरे शब्दों में अब वे तत्व, भाव आदि कवि से संबंधित न रहकर सार्वजनीन हो जाते हैं। कवि उनके भार से मुक्त हो जाता है, या कहिए कि कवि के तत्व की वैयक्तिकता से बहुत दूर चले जाते हैं। अब इसलिए इलियट ने कहा है कि कविता के माध्यम से हम भावों की अभिव्यक्ति नहीं करते, अपितु उनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं या उनसे पलायन करते हैं। भाव ही नहीं, कविता के माध्यम से कवि अपनी वैयक्तिकता की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है। उनका स्वर एक व्यक्ति का स्वर न रहकर विश्वमानव का सार्वजनीन स्वर बन जाता है। इलियट की उपर्युक्त धारणाएं पाश्चात्य जगत में काफी चौंकाने वाली सिद्ध हुई तथा उनके समकालीन अनेक विद्वान न तो भली भांति इनका अर्थ समझ सके और न ही इन्हें स्वीकार कर सके। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इन्हें असंगत, हास्याप्रद एवं स्वतोव्याघात दोष से मुक्त भी घोषित किया। पश्चिम में साहित्य चिंतन का जो स्तर है उसे देखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इलियट की निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को वही व्यक्ति अधिक गहराई से समझ सकता है जिसने भारतीय आचार्य भट्टनायक के साधारणीकरण एवं अभिनव गुप्त के साधारणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भट्टनायक के साधारणीकरण एवं अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का अनुशीलन किया हो।
सच पूछे तो रस सिद्धांत के अंतर्गत जो बात सिद्धांत के अंतर्गत कही है, साधारणीकरण की अवधारणा या सिद्धांत के अंतर्गत वही कही है। फिर से एक बार देखते हैं, सच पूछे तो रस सिद्धांत के अंतर्गत जो बात साधारणीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कही गई है, वही बात इलियट के निर्वैधता के सिद्धांत के अंतर्गत कही है। साधारणीकरण की अवधारणा यह सिद्धांत के अंतर्गत कही है, साधारणीकरण की अवधारणा या सिद्धांत के अंतर्गत कही है। साधारणीकरण की अवधारणा या सिद्धांत के अनुसार कवि के भाव एवं एक व्यक्ति के भाव नहीं रहते, अपितु वे सर्वसाधारण व जन सामान्य के भाव में परिणत हो जाते हैं। इसलिए कवि का प्रेम या विरह, सुख या दुख, हर्ष या विषाद, हास्य या रुदन सर्वसाधारण के सुख दुख एवं हास्य रुदन में परिणत हो जाते हैं। यदि हम इलियट की शब्दावली में कहें तो कवि के भाव निर्वैयक्तिक हो जाते हैं। भारतीय रस सिद्धांत के द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि किस प्रकार सामान्य जीवन की भावानुभूतियों का आस्वाद काव्य में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः रस सिद्धांत की मूल अवधारणा यही है कि सामान्य जीवन के भय, त्रास, घृणा, क्रोध और शोक जैसे स्थायी भाव भी काव्य के माध्यम से व्यक्त होकर साधारणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा रसानुभूति या आनंदानुभूति में परिणत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इलियट की यह अवधारणा कि काव्य में व्यक्त भावों, अनुभवों, बिंबों एवं प्रतीकों का स्वाद उनके मूल रूप से सर्वथा भिन्न हो जाता है, किसी भी रस सैद्धांतिक आचार्य के लिए चौंकाने वाली नहीं है। वस्तुतः साधारणीकरण या निर्वैधता की जो खोज भारतीय आचार्यों ने 8वीं-9वीं शताब्दी में कर ली थी, उसी की खोज अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में इलियट ने 20वीं शताब्दी में कर पाई। ऐसी स्थिति में यदि अंग्रेजों के प्रबुद्ध साहित्यकार भी इलियट की धारणाओं को असंगत या स्पष्ट घोषित करें तो आश्चर्य नहीं। वस्तुतः अंग्रेजी समीक्षा के अनेक अवधारणाओं को स्पष्ट एवं पुष्ट करने में भारतीय काव्यशास्त्र का ज्ञान पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ तक कि इलियट द्वारा प्रतिपादित वस्तुपरक सामंजस्य के स्पष्टीकरण में भी रस पद्धति का उपयोग सिद्ध किया जा सकता है। तो आज थी हमारी चर्चा टी.एस. इलियट के निर्वैधता के सिद्धांत एवं वस्तुनिष्ठ समीकरण पर, जो कि इजी नोट से थी और इजी नोट से ही हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि पूरी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद देख लेते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद चर्चा IA रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत पर। तब तक के लिए धन्यवाद।